प्रिय छात्रों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग आज गणित में चैप्टर्स नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 10वीं कक्षा के कुछ वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और सभी का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और उसका हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल सकते हैं। हमने क्लास 10th में समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सिलेबस को कवर कर चुके हैं और सब लोग क्या करेंगे, पहले उन सभी चीज़ों को देख लेंगे। ये हमने छोड़ा हुआ पार्ट्स था, हमने सोचा आज इसको भी कवर कर लिया जाए। तो चलते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए, इस चीज़ को हम क्या करते हैं आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। तो प्राकृत संख्या, हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे एमकेएस क्लासेस, तो वहाँ हमारा आईडी आप लोगों को मिल सकता है और वहाँ से भी आपके वीडियो मिल सकते हैं। दूसरा चीज़ फेसबुक, आप फेसबुक पेज हमारे एमकेएस क्लासेस पर भी आप जा कर के वहाँ मिल सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। सब लोगों ने जहाँ तक होगा सबके बारे में बहुत पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस चीज़ का रिवीजन कर दे रहे हैं। जो नहीं पढ़े होंगे आज वो भी समझ जाएंगे कि ये सब होता क्या है। सबसे पहला चीज़, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को गिनती में, ठीक है ना, या गिनने में मतलब काउंट, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती का मतलब क्या होता है, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से कहाँ तक जाता है, जहाँ तक आप गिन पाइए, ठीक है ना। तो गिनती एक से स्टार्ट होता है, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपके नंबर्स आते रहते हैं और उन नंबर्स के जो ग्रुप होंगे वही ग्रुप्स हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इसको हम लोग बनाएं तो यानी को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये जो हमारे पास एक नंबर्स के ग्रुप हैं, यही ग्रुप हमारे क्या कहलाएंगे भैया, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पूछे कि 3 क्या 4 का एक अवयव है तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल, सॉरी, कोई पूछे कि 3 क्या n का एक अवयव है तो कहेंगे आप लोग बिल्कुल। 3 इज द एलिमेंट ऑफ n, मतलब 3 जो है वो n का एक क्या है, अवयव है। संख्या जो आपके पास 3 है वो एक प्राकृत संख्या का क्या है, अवयव है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का जो समूह होता है वही समूह क्या कहलाता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ब्राइटनेस कम कर दो। अब इसके बाद क्या आता है, अगला चीज ध्यान दीजिएगा, अगला चीज आता है पूर्ण संख्याएं। मतलब क्या है कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में 0 को भी इंक्लूड कर ले तो जो न्यू ग्रुप होगा उन न्यू ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहते हैं। अर्थात इसका डिफिनेशन आप लोग बना सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का नया समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एट सो वन। तो आपने क्या देखा कि अगर 0 को हटा दे तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर बनेगा, अगर इसमें हम 0 को शामिल कर ले तो ये हमारा जो ग्रुप होगा ये किसका ग्रुप होगा, एक होल नंबर्स होंगे। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के
ऋणात्मक जो हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, अगर उसके ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा वो एक हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। और इसे हम लोग चाहे i से रिप्रेजेंट करें और चाहे z से, दोनों बात इक्वल है। इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 एट सो वन। तो ये जो हमारे पास संख्याओं का एक जो समूह है वो किसका समूह है भैया, इंटीजर्स का। तो इसका अगर आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डालेंगे हेडिंग आप लोग पूर्णांक और लिखिएगा कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा वो किसका होगा भैया, पूर्णांक का होगा। अब इसके बाद है पूर्णांक कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। आपको दिखाई दिया होगा कुछ संख्या 0 से क्या है, 0 से कुछ संख्या छोटी हैं, 0 से क्या है ये छोटी हैं, निगेटिव है ना, तो 0 से क्या होंगी, छोटी होंगी। और ये क्या है, वो 0 से बड़ी हैं। और ये क्या है, ये तो इकलौता शून्य है, ना तो छोटा है और ना तो बड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं को 3 प्रकार से विभाजन किया गया है, पूर्णांकों का 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। एक वो है जो 0 से बड़ी है, और एक ये है 0 से छोटी है, और ये अपने आप में क्या है, शून्य, ना बड़ी ना छोटी। तो जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, धन पूर्णांक। और इसे हम लोग i प्लस से या z माइनस से क्या करते हैं भैया, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो संख्या 0 से हमारी छोटी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। और इसे हम लोग i माइनस या z माइनस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला जो आता है तीसरा, शून्य पूर्णांक। यही जो हमारा शून्य होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक 3 प्रकार के हैं, उनके बारे में भी आपको हमने बताया। इसके बाद अगला जो आता है वो है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, आइए चलते हैं परमेय संख्याओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, परमेय का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिख सके या लिखा जा सके, कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में लिखा जा सके तो वही हमारा संख्या क्या कहलाता है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब भिन्न में 2 चीज़ होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी संख्या को इस प्रकार से लिख सके, अर्थात एक भिन्न के रूप में लिख सके, तो वही जो हमारी संख्याएं होंगी वो संख्याएं कौन संख्याएं कहलाती हैं भैया, वो संख्याएं कहलाती हैं परमेय संख्याएं। लेकिन हमारे लिए कुछ प्रतिबंध भी है कि अंश और हर कैसा होना चाहिए। अंश और हर एक पूर्णांक होना चाहिए, ये पहला प्रतिबंध है। और दूसरा प्रतिबंध हमारे पास है, हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर इज नॉट इक्वल 0। अगर ये 2 केस हमारे फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परमेय संख्याएं। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग कह सकते हैं, हमने एक नंबर्स लिखा 3, आपसे कोई पूछे बताइए 3 रेशनल है कि नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे भैया, बिल्कुल, क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। 3 जो हमारा अंश है और एक जो हमारा हर है,
और हर का मान 0 के बराबर नहीं है, अंश और हर हमारे एक पूर्णांक हैं, हर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में 3 हमारा एक क्या होगा भैया, 3 हमारा एक परमेय संख्या होगा। अगर कोई पूछे बताओ 4 क्या है, तो 4 को भी हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा चुका है। और 4 और 1 मतलब अंश और हर दोनों ही एक पूर्णांक हैं और हर का मान 0 के बराबर नहीं है। इस स्थिति में 4 हमारा एक क्या होगा भैया, परमेय होगा। इसके बाद अगर कोई पूछे 5/0 बताओ ये परमेय है कि अपरमेय, तो पहला चीज 5/0 जो हमारे पास 5 है वह भी एक पूर्णांक है और जो 0 है वह भी एक पूर्णांक है, मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक है। मतलब केस नंबर फर्स्ट को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन केस नंबर जो सेकंड है, हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और हर कितना है आपका 0 है, हर 0 है, अर्थात ये जो हमारा कंडीशंस है वो फॉलो नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन में 5/0 हमारा परमेय नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, एक आपका अपरमेय हो जाएगा। जो परमेय नहीं होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा परमेय के बारे में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं परमेय अपरमेय के बारे में। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता दे रहे हैं थोड़ा सा, आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे। किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार 2 प्रकार से हो सकता है। किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार 2 प्रकार से हो सकता है। भिन्न का दशमलव प्रसार 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है शांत और दूसरा हो सकता है अशांत। मतलब एक शांत होता है और एक दूसरा क्या होता है भैया, अशांत होता है। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, कोई बकबकाया जा रहा है, बोलता जा रहा है, चुप नहीं होने वाला, तो वो अशांत होगा। और कुछ लोग कम बोलते हैं, जैसे झगड़ा किए चुपचाप हो गए भैया, पुलिस शांत हो गया। लेकिन पुलिस आने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, लगाए रहते हैं, तो वो अशांत प्रवृत्ति के होंगे। तो हमने आपको बताया, जैसे मान लेते हैं। फिर हाँ एक चीज़ और जानिए, अशांत भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेड, अनावृत्ति का मतलब होता है नॉन रिपीटेड। जैसे हालांकि आप लोग क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, वहाँ भी इसके बारे में था, लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि 9th का पोर्शन है। शांत का मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं आपके पास 15 है या 16 है, 16 में आप 5 का भाग दे दीजिए, तो आप लोग क्या पाएंगे, 5 15, 0 5 दूनी 10। आपके पास एक भिन्न था 16/5, एक भिन्न था 16/5 और आपने डिवाइड प्रोसेस फॉलो करके आपने पाया 3.2। मतलब ये हमारे पास एक भिन्न था और इस भिन्न को हमने क्या किया, दशमलव में, डेसिमल में कन्वर्ट किया और हमने पाया 3.2। भाग देने के बाद दशमलव की मतलब इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस स्थिति में 3.2 हमारा क्या होगा, शांत होगा। या भाग देने पर, किसी दशमलव प्रसार करने पर 3.213 आ जा रहा है और उसके पास शेषफल 0 आ जा रहा है, तो भी शांत होगा। लेकिन मान लेते हैं भाग देने पर आपका 1.33333 डॉट डॉट, आप मतलब ये प्रोसेस कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो ये होगा अशांत। क्या होगा, अशांत। अच्छा ये देखिए आपका 3 रिपीटेड हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। लेकिन कभी कभी भाग देने पर 1.1234 1234 1234 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी देख रहे हैं कि एक निश्चित समय के बाद संख्याओं की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या होंगे,
होंगे अशांत आवृत्ति के होंगे। लेकिन कभी कभी भाग देने पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आ गया 1.231 1 2 3 3 2 1 4 ... आप देख रहे हैं कि संख्याओं का रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे 1.231 आया, इसके बाद रिपीटेशन 1 2 3 हुआ, तो एक निश्चित रिपीटेशन नहीं है। एक निश्चित रिपीटेशन का मतलब आप कह सकते हैं क्या भैया, पुनरावृत्ति। सॉरी, रिपीट का मतलब क्या होता है, बार बार आना। तो एक निश्चित समय के बाद बार बार उन संख्याओं का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये अशांत अनावृत्ति होगा और ये हमारे पास अशांत आवृत्ति होगा। आप लोगों ने इसको भी प्रमेय बनाया होगा और इसको भी प्रमेय बनाया होगा। मतलब अगर कोई नंबर शांत होगा, दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति का होगा, तो दोनों सिचुएशन में आप उसे प्रमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन अगर अशांत अनावृत्ति है तो उसे प्रमेय संख्या नहीं बना सकते हैं, मतलब वो अप्रमेय ही होगा। जैसे पाई 22/7, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे अगला चीज क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए √4 प्रमेय है कि अप्रमेय, तो आप लोग क्या कहेंगे। √4 को आप लोग लिख सकते हैं 2, और बताइए 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक पूर्णांक है, ये भी हमारा एक पूर्णांक है, हर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये हमारा क्या होगा भैया, प्रमेय होगा। अगर ये प्रमेय होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रमेय ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या प्रमेय तबे हो सकती है जब उसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके और साथ ही साथ 2 कंडीशंस को फॉलो करें। पहला कंडीशन है कि अंश और हर हमारे पूर्णांक होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन है हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों स्थिति फॉलो कर रहा है तो हम ऐसे संख्याओं को प्रमेय संख्याएं कह सकते हैं। अगर ऐसे स्थिति को फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात कोई संख्या अगर प्रमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका अप्रमेय। जैसे रूट में 6, रूट में 5, क्योंकि इन सब का, ठीक है ना, अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वह अशांत अनावृत्ति होगा, जिसके फलस्वरूप ये सब अप्रमेय ही रहेंगे। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा पाई के बारे में बता दे रहे हैं कि पाई क्या है। पाई एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई होता है 22/7 कहते हैं, 22/7 तो हमारा एक प्रमेय है, लेकिन पाई हमारा एक क्या है, अप्रमेय है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 3.14314, मतलब एक एग्जैक्ट नहीं होता है, मतलब एक निश्चित रिपीटेशन नहीं होता। हालांकि ये अशांत है, लेकिन अशांत अनावृत्ति होने के कारण हमारा पाई अप्रमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, प्रमेय है। तो याद रखे रहिएगा कि पाई हमारा अप्रमेय है, लेकिन 22/7 प्रमेय है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है अप्रमेय। तो हमने अभी आपको बताया कि जो संख्याएं प्रमेय नहीं होंगी वही क्या हो जाएंगी, अप्रमेय हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप पाई। अगला आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में लिख सकते हैं कि जो हमारे प्रमेय हैं तथा अप्रमेय हैं, उन्हीं संख्याओं का जो समूह है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। मतलब प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। चलिए एक बार हम पुनः इसका रिपीटेशन कर दे रहे हैं। सबसे पहला चीज आता है प्राकृत संख्याएं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3 ... एट सो वन। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। मतलब यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का नया समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला आता है पूर्णांक। मतलब पूर्ण संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के, मतलब ऐसे कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और शामिल कर लिए जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो नया समूह होगा वो एक पूर्णांक होगा। एक 0 से बड़ा होगा तो धन पूर्णांक, एक 0 से कम होगा तो ऋण पूर्णांक, और एक
ना तो 0 से बड़ा ना तो 0 से छोटा, उसे हम लोग शून्य पूर्णांक कह सकते हैं। अगला आता है परमेय संख्याएं। किसी भी संख्या को अगर हम अंश और हर के रूप में लिख सके और हर का मान 0 के बराबर ना हो तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अगर कोई संख्या परमेय नहीं होगा तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरमेय। अगला आता है वास्तविक संख्याएं। परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्याएं। और यही हमारे चैप्टर का नाम है। मतलब हमें यहाँ परमेय के बारे में भी पढ़ना है और अपरमेय के बारे में पढ़ना है। वास्तव में संख्याएं द्वितीय प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परमेय और एक होती है क्या? अपरमेय। अब देखिए उल्टा चल रहे हैं, हमने पहले प्राकृत से शुरू करके वास्तविक की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ वास्तविक से मतलब अब हम लोग ऊपर से कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने बताया संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक होती हैं, एक काल्पनिक होती है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर हम कड़ी में किसी संख्या को निगेटिव में रख दें तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। हालांकि काल्पनिक के बारे में मुझे कोई चर्चा ही नहीं करना है। अब हमने बताया कि संख्याएं दो प्रकार की, एक वास्तविक एक काल्पनिक। हमारे सिलेबस में वास्तविक है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, प्रमेय भी हो सकता है और अप्रमेय भी हो सकता है। कोई संख्या प्रमेय कब होगा हमने बताया, फिर पूर्णांक क्या होता है हमने बताया, इसके बाद में पूर्ण संख्याएं क्या होती हमने बताया, प्राकृत संख्याएं क्या होती ये भी हमने बताया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला चीज जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए चलते हैं, बार बार आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत मज़ेदार चीज़ है, हम लोग के समय में ये चीज़ तो था नहीं लेकिन अब आ चुका है। लेकिन इस चीज़ को हमने क्लास 3 में भी पढ़े थे और आप लोग भी क्लास 3 में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ दूसरे चीज़ से दूसरे प्रूफ में हम पढ़ेंगे और इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहला चीज हम एक शब्द से परिचित हो लेते हैं, प्रमेयिका, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लेमा। क्या कहते हैं? लेमा। देखिए प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? एक अन्य कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। जैसे समझने का प्रयास करिए, हमने कहा कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अन्य कथनों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। देखिए प्रमेयिका, अगर आप लोग नाम नहीं सुने होंगे तो एक दूसरा नाम सुने होंगे प्रमेय, बहुत सुने होंगे थ्योरम के बारे में। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना चाहें, अगर कह दिया जाए सिद्ध करो 5 4 3 किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, सिद्ध करो कि 5 4 3 किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सबसे पहला चीज कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज के बारे में एक गणितज्ञ जिसका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने मरते मरते अपना एक स्टेटमेंट, अपना एक थ्योरम दे गए
कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज के 3 ABC हो गए, एक भुजा हो गया AB, एक भुजा हो गया BC और एक भुजा AC हो गया। तो देखिए ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना है, 90 डिग्री। बड़ा कोण तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। क्लास 9th में भी इसके थ्योरम को हमने डेरिवेटिव किया है। अब आइए, ये हमारा कर्ण हो गया। अब मान लेते हैं थीटा एक कोण है तो ये लंब हो जाएगा, और ये मान लेते हैं आधार हो गया। तो हमने आपको बताया कि सिद्ध करो कि 5 4 3 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हमने आपको बताया कि कोई त्रिभुज समकोण तभी होगा जब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाए तो हम कह सकते हैं ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। और लंब का मतलब कुछ भी कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। आधार 3 कर ले रहे हैं, हालांकि आप जो मन कहे लंब आधार को लिख सकते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स है। 5 25, 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, 16 9 कितना हो गया, 25। और 25 बराबर कितना हो चुका है, 25 हो चुका है। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये क्या हुआ कि ये हमारा एक प्रमेय है जो कि क्लास 10th में हम त्रिभुज के अंतर्गत सिद्ध करेंगे। लेकिन बहुत पहले ही हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है और इसको सिद्ध किया जा चुका है, और इसकी सहायता से हमने क्या किया, इस चीज को सिद्ध किया कि ये जो हमारा 5 4 3 है वो एक समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा कि प्रमेयिका कुछ नहीं है बल्कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अन्य कथनों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे मान लेते हैं 21 और 5 है। 21 बड़ा है किसकी तुलना में, 5 की तुलना में। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी मानी जाती है, और जिसके तरफ मुंह बंद रहेगा वो संख्या छोटी मानी जाती है। 21/5 को 21 बड़ा है 5 की तुलना में। अगर हम 21 में 5 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 होगा, कैंसिल हो गया। अच्छा, हम लोग जब छोटे रहे होंगे तो कहे होंगे कि भाग दीजिए और जांच करिए कि भाग आपका सही है कि गलत है। तो आप लोग क्या करते थे, 21 को लिखते थे क्या, 5 × 4 धन 1, अर्थात 5 चौक 20 और 1 21। अरे वाह, भाग तो हमारा क्या भैया सही है। ये भाग हमारा सही है, मतलब ये भी एक हमारा प्रमेय है। मतलब क्या है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता है, शेष फल। मतलब ये हमारा एक क्या है भैया, ये हमारा एक प्रमेय है जो कि ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है, और इसकी सहायता से हमने इस कथन को क्या किया, सिद्ध किया। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि प्रमेयिका क्या है भैया, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसकी सहायता से हम अन्य कथनों को क्या करते हैं भैया, सिद्ध करते हैं। जैसा कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल से इसका तात्पर्य समझा दिया। चलिए अगला आता है, अगला क्या आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग पहले नंबर क्या करेंगे, इस चीज़ का हेडिंग लिख करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, डालेंगे हेडिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर
अब a और b दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या कहा, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। अच्छा, दोनों में कोई ना कोई बड़ा होगा। मान लेते हैं ये बड़ा है किसकी तुलना में, b की तुलना में। हमने मान लिया और हमारे बुक में भी ये चीज़ माना गया, इसलिए इसी चीज़ को हम फॉलो कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हमने मान लिया कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें से ये बड़ा है किसकी तुलना में, b की तुलना में। तो a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a और b, जैसे हमने बताया 21 और 5 कौन बड़ा था, 21 बड़ा था किसके तुलना में, 5 की तुलना में। तो हमने क्या किया, 21 को डिवाइड किया किसके, 5 से। तो उसी प्रकार से a को डिवाइड करेंगे किसके, b से करेंगे। अब क्या होगा, ये हमारे पास कुछ ना कुछ भागफल आएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास शेषफल आएगा। तो यहाँ से क्या है कि हमको a और b, ध्यान दीजिएगा कुछ है नहीं, बस एक बार अगर समझ जाएंगे तो सारे सवाल बहुत हलवा लगेंगे और कहेंगे अरे ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं सर जी, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। तो आइए, यदि a और b, या मान लिया a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें से a बड़ा है किसकी तुलना में, b की तुलना में। तो हमने क्या किया, a को b से भाग दिया, तो उसके फलस्वरूप हमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती हैं, जहां r क्या है, जहां r शेषफल है, क्या भैया, शेषफल है, तथा q क्या है, भागफल है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा a क्या है आपके पास, भाज्य है, और b क्या आपके पास है, भाजक है। चलिए, ये चीज तो दिया था, ये चीज क्या था भैया, दिया था, जिसमें से ये किससे बड़ा था, b की तुलना में, ये इज ग्रेटर देन b। r एक शेषफल है और q हमारा एक क्या है भैया, भागफल है। इसके बाद आइएगा, अब जो शेषफल r है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें चर्चा करना। आप लोग भाग बहुत पहले से देते हुए चले आ रहे हैं। हमेशा क्या होता है कि ये जो शेषफल रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, r का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, और यहाँ हमने लिख दिया b और यहाँ हमने लिख दिया 0। शेषफल कभी निगेटिव नहीं होता है, शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन इससे हमारा भाजक से क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर इस संबंध को लिखना चाहें तो इस चीज को हम लोग ऐसे कुछ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं। देखिए, r हमारा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, किंतु जो b है, b का मतलब हमारा जो भाजक है उससे हमारा क्या होगा भैया, कम ही होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को पहले आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, q और r विद्यमान है कि, लिख सकते हैं इस चीज को a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां इस चीज को लिखेंगे r के बारे में, जहां r 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु b से क्या होगा, कम होगा। ये चीज हो गया ना। और इस चीज को आप लोग ऐसे लिख भी लीजिएंगे, ठीक है ना, कि r क्या है, शेषफल, q क्या है, भागफल, ये क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक। अदरवाइज आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, इतना हो गया। अब डालेंगे अगला हेडिंग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रयोग करते हैं।
और जो शब्द एल्गोरिथम है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है और उस सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा लिखते हैं। आप लोग मासापा बहुत पहले से ही निकालते हुए चले आ रहे हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि 17 और 5 का बताओ मासापा कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 17 5 से क्या है, बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 17 5 से भाग, तो 5 तियां 15, ठीक है ना, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा 17 को लिख सकते हैं 5 × 3 = 2। आर का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये प्रोसेस अभी चलती रहेगी। अब की बार क्या करेंगे, ठीक है ना, इस भाजक को इस शेषफल से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, कितना होगा 1। अगले जो आपका चरण होगा 5 को लिख सकते हैं 2 × 2 = 1। इस बार भी आर का मान 0 के बराबर ना हो करके कितना है, 1 है। एक चरण और देखिए, 1 दुआएं 2, मतलब अब की बार 2 को लिख सकते हैं 1 × 0, r = 0, अर्थात चरण 1 हो गया, चरण 2 हो गया, चरण 3 हो गया। इन तीनों चरणों को हमने कैसे लिखा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा लिखा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा इन 3 चरणों को लिखा और इसके बाद ये जो चरण होंगे वो एक एल्गोरिथम होंगे और हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने इन 2 संख्याओं का क्या निकाला, एचसीएफ निकाला और इस प्रकार से इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। 17 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा कि कितना आसान चीज़ है। इसके बारे में हम बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली का होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।